रीट मेंस लेवल 1 में आईसीटी कंप्यूटर के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और 10 नंबर का वेटेज कवर करेगा। इस क्लास में वन लाइनर फॉर्मेट में सूचना तकनीकी को डिटेल में हम पढ़ेंगे। आईसीटी के सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स को जान लेंगे। पूरे 5 ना सही बट आप 3 या 4 प्रश्न जरूर से सही कर लेंगे तो कम समय में महत्वपूर्ण फैक्ट्स को इस क्लास में कवर करेंगे। जरूर से पूरा देखें और सभी बातों को समझें। पहले फैक्ट से शुरुआत करते हैं। कंप्यूटर शब्द का उद्भव कहाँ से हुआ है? तो कंप्यूटर शब्द का जो उद्भव है ये हुआ है लैटिन भाषा से। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर से मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाने का उद्देश्य कंप्यूटर कौशल और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने का मेन उद्देश्य इसका है। एक कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर क्या है? आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है। आंकड़ों का विश्लेषण करने में सक्षम है, पूर्ण गोपनीय बनाए रखने में भी सक्षम है। तो 3 ये फैक्ट आपको जरूर से ध्यान में रखने हैं कि कंप्यूटर क्या है इस बारे में। इसके बाद में अगला फैक्ट आता है, विश्व के पहले गणक यंत्र का नाम क्या है? तो अबेकस है विश्व के पहले गणक यंत्र। चीन के बेबीलोन में विकसित हुए गणक यंत्र अबेकस को जापान में क्या कहा जाता है? तो सारोबान कहा जाता है। गणक यंत्र नेपियर बोन्स का खोजकर्ता कौन था? तो जॉन नेपियर। गणक यंत्र स्लाइड रूल का आविष्कार कौन था? तो विलियम ऑटरेड। विलियम ऑटरेड। नेपियर बोन्स का आविष्कार किया था, कब किया था? 1617 में। फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने यांत्रिक गणना मशीन पास्कल लाइन का आविष्कार किया था। मशीन की अन्य नाम किस नाम से जाना जाता है? तो एडिंग मशीन अन्य नाम से इसे जाना जाता है। प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया? तो ब्लेज पास्कल ने यह आविष्कार किया। विश्व का पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर यांत्रिक गणना मशीन जो कि 1642 से 1644 के मध्य में बना, तो इसका नाम क्या था? तो पास्कलाइन था। एडिंग मशीन भी कहते थे और पास्कल का कैलकुलेटर भी इसे कहते थे। तो ये जरूर से ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करें कंप्यूटर का पितामह या फिर जनक किसे कहते हैं? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक या फिर पितामह कहते हैं। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार हुआ 1833 में। प्रोसेसिंग का कार्य डिवाइस में होता है तो इसे क्या कहते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। जब प्रोसेसिंग का कार्य डिवाइस में होता है उसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। डिफरेंस इंजन का आविष्कारक कौन था? चार्ल्स बेबेज। प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की धारणा दी थी टेड हॉफ ने। आधुनिक युग में कंप्यूटर का पूर्वज किसे कहते हैं? तो स्वचालित एनालिटिकल इंजन को कंप्यूटर का आधुनिक जो युग है इसमें कंप्यूटर का पूर्वज इसे कहते हैं। एनालिटिकल इंजन को, स्वचालित एनालिटिकल इंजन को। बेबेज का डिफरेंस इंजन प्रस्तावित किया गया था तो 1822 में। कंप्यूटर के विकास क्रम में प्रयुक्त टेबुलेटिंग मशीन का आविष्कारक कौन था? तो हरमन होलेरिथ ने आविष्कार किया था। कंप्यूटर के विकास क्रम के रूप में जो काम में ली जाती थी टेबुलेटिंग मशीन। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, मार्क 1 जो था ये प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर था। मार्क 1 प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर और एनिएक जो था ये प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर पूछे तो मार्क 1 और प्रथम आपको इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पूछे तो एनिएक। इस बात को ध्यान रखेंगे। और अगला प्रश्न, विश्व का प्रथम कंप्यूटर जो कि विद्युत एवं यांत्रिक यानी कि बिजली से चलने वाले प्रकार का था तो वो था मार्क 1। मार्क 1 का ध्यान रखेंगे। इसके बाद में मार्क 1 के निर्माता कौन था? मार्क 1 के निर्माता का नाम तो हार्वर्ड आइकन मार्क 1 के निर्माता। अगला प्रश्न, मार्क 1 नामक कंप्यूटर दरअसल था तो ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर था मार्क 1 कंप्यूटर। मार्क 1 कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में हुआ था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक के रूप में जाना जाता है जॉन मैकार्थी को जाना जाता है। विश्व का प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, विश्व का प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की बात हो रही है तो विश्व का प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन था? एनियाक था, जिसका आविष्कार जेपी एकर्ट और जॉन मुचली ने किया। ये नाम ध्यान रखने हैं कि विश्व का प्रथम कंप्यूटर, प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनियाक था और जिसका आविष्कार जेपी एकर्ट और जॉन मुचली ने किया। एनियाक जो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है ये पूर्ण क्या था? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर ये था। एनियाक का मुख्य पुर्जा क्या था? तो वाल्व था। एनियाक कंप्यूटर का पूर्ण विकास हुआ था 1946 में। एनियाक कंप्यूटर निर्माण में जिस विश्वविद्यालय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी तो पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर कौन सा था? तो यूनिवेक प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर था जिसका निर्माण जीईसी द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, यूनिवाक कंप्यूटर का पूर्ण रूप था
यूनिवाक की फुल फॉर्म तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इसका यूनिवाक कंप्यूटर का पूर्ण रूप। और इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दुनिया का प्रथम कंप्यूटर जिसमें डाटा संग्रह या डाटा स्टोरेज उपलब्ध था, तो एडसाक यानी कि EDSAC आपको नाम ध्यान में रखना है। जो प्रोग्राम एनालिटिकल डिफरेंस इंजन में डाला गया उसे बनाने वाली विश्व की प्रथम प्रोग्रामर लेडी एडा आगस्ताने बाइनरी प्रणाली के आविष्कार में इन्होंने भूमिका निभाई थी। एडा आगस्ताने ने बाइनरी प्रणाली के आविष्कार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दुनिया का पहला प्रोग्रामर माना जाता है तो एडा लवसेस, एडा लवसेस ये क्या है, दुनिया का पहला प्रोग्रामर माना जाता है। एल्गोरिदम और अभिकलन की अवधारणा युक्त आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक माना जाता है तो एलन ट्यूरिंग को यहाँ पर एल्गोरिदम और अभिकलन अवधारणा युक्त आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक माना जाता है। सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक माना जाता है तो एलन मैथिसन ट्यूरिंग को माना जाता है सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक। कंप्यूटर के विकास के क्रम को 5 पीढ़ियों में बांटा गया है। पहली पीढ़ी वाले कंप्यूटर का उदाहरण तो एनियाक। कंप्यूटर के विकास क्रम के प्रारंभिक दिनों में कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर की जगह पर इस्तेमाल होता था, वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल होता था। प्रथम पीढ़ी में मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया जाता था तो कंप्यूटर स्टोरेज और मेमोरी के लिए। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी से संबंधित कथन कौन सा है, तो इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था, पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था और सभी कार्य करने के लिए मशीनी भाषा का प्रयोग किया जाता था। पंच कार्ड का प्रथम बार प्रयोग जोसेफ मेरी ने किया। कंप्यूटर के विकास क्रम में प्रथम पीढ़ी का घटक पंच कार्ड था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर को निर्देशन हेतु प्रयुक्त पंच कार्ड का आविष्कारक कौन था, तो हरमन होलेरिथ कौन था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर को निर्देश देने हेतु प्रयुक्त जो पंच कार्ड था, तो इस पंच कार्ड का आविष्कारक हरमन होलेरिथ। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों का काल 1955 से 1964 का। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की जिस पीढ़ी में प्रयुक्त हुआ था, तो प्रथम पीढ़ी और द्वितीय पीढ़ी में। आईसी का अर्थ क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट। एकीकृत परिपथ वाले कंप्यूटर हैं तीसरी पीढ़ी के। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप आईसी पर परत होती है, सिलिकॉन की परत होती है। आईसी पर किसकी परत होती है, सिलिकॉन की परत होती है। VLSI तकनीक की फुल फॉर्म बताना है तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का प्रयोग हुआ चौथी पीढ़ी में। माइक्रो प्रोसेसर वाले कंप्यूटर आए चौथी पीढ़ी में। माइक्रो प्रोसेसर का अन्य नाम क्या कह सकते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क भी इसे कह सकते हैं। प्रभावशाली संप्रेषण की आवश्यकता की बात करें तो विद्यार्थियों द्वारा विशेष सामग्री जो है इसलिए स्पष्ट हो सके, एक दूसरे को समझ सके, तो उसके लिए प्रभावी संप्रेषण आवश्यक है। संप्रेषण प्रक्रिया का मॉडल क्या है, संदेशवाहक, माध्यम, संदेश प्राप्तकर्ता। ये इसका मॉडल है, संदेशवाहक से माध्यम तक और माध्यम से संदेश प्राप्तकर्ता तक। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी है तो प्रभावशाली सूचना की प्रक्रिया है। सूचना प्रौद्योगिकी का कार्य है सूचनाओं का संग्रह, सूचनाओं का संप्रेषण और सूचनाओं को प्रोसेस करना, उनकी प्रोसेसिंग। शिक्षा में सूचना संप्रेषण तकनीक की आवश्यकता क्या है, तो इस तकनीकी की आवश्यकता है शैक्षिक आवश्यकताओं की मांग हेतु प्रभावशाली अध्ययन अध्यापन हेतु विद्यार्थियों को प्रेरणा देना। मुख्यतया शैक्षिक कंप्यूटर प्रयुक्त किया जाता है तो शोध उपकरण हेतु, शिक्षण अधिगम हेतु और प्रबंधन के कार्यों में। शोध खोज के लिए, शिक्षण पढ़ाने के लिए, अधिगम सीखने के लिए, प्रबंधन मैनेजमेंट के अंतर्गत, तो ये सारे काम रहते हैं। इसके बाद में बात करें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और संचार में वर्गीकृत किया जा सकता है तो श्रव्य और दृश्य दो तरफा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो कि श्रव्य और दृश्य दोनों रहेंगे, संचार में इनको वर्गीकृत किया जा सकता है। कंप्यूटर वायरस क्या है, सॉफ्टवेयर। सूचना संप्रेषण तकनीकी में सम्मिलित है ऑनलाइन सीखना, वेब आधारित सीखना, एडुसेट के माध्यम से सीखना, तो ये क्या है, सूचना संप्रेषण तकनीकी के अंतर्गत सम्मिलित है। इंटरनेट सेवा में प्रयुक्त शब्दों में www का अर्थ क्या है, तो वर्ल्ड वाइड वेब। www की फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। उपग्रह आधारित सूचना तकनीकी के द्वारा अंतः क्रिया स्थापित करने के दो तरफा की जाने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग कहलाती है। कंप्यूटर की विशेषता, परिशुद्धता, एक्यूरेसी रहेगी सारे कामों में, बहु उपयोगिता, एक साथ मल्टीपल काम हम कर सकते हैं, स्पीड से कर सकते हैं, गति रहेगी। अगला प्रश्न, क्लास प्रोजेक्ट कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल्स। क्लास प्रोजेक्ट जिस संस्था द्वारा प्रारंभ किया गया, तो NCERT द्वारा
प्रारंभ किया गया। अंकगणितीय व तार्किक दोनों कार्य किसमें किए जाते हैं? तो ALU में किए जाते हैं। कंप्यूटर का ज्ञान उपयोगी है, श्रमिकों के लिए भी है, यात्रियों के लिए भी, अध्यापकों के लिए भी, सबके लिए ही उपयोगी है। कीबोर्ड की सबसे लंबी कुंजी क्या है? तो कीबोर्ड में सबसे बड़ी कुंजी किसकी है? स्पेस बार की है। MS वर्ड में क्या काम होते हैं? ग्राफ बनाए जा सकते हैं, आंकड़ों का विश्लेषण कर सकते हैं सारणी वगैरह बना करके, और पेज नंबरिंग की जा सकती है। तो ये सारे काम MS वर्ड में रहते हैं। प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। संप्रेषण की प्रकृति की बात करें तो संप्रेषण की जो प्रकृति है ये है सूचनाएं प्रदान करने की प्रक्रिया कहलाती है। और श्रेष्ठ संप्रेषण है, इसका सिद्धांत क्या है? सूचनाओं की स्पष्टता होनी चाहिए, सूचनाओं का प्रसारण अच्छे प्रकार से और पर्याप्त सूचनाएं मेंशन करी हुई होनी चाहिए। ये सारे क्या है? श्रेष्ठ संप्रेषण। एक बेस्ट जो कम्युनिकेशन रहता है उसमें क्या क्या काम होने चाहिए? सूचनाओं की स्पष्टता होनी चाहिए, प्रसारण उनका ठीक प्रकार से हो, पर्याप्त सूचनाएं मेंशन करी हुई होनी चाहिए। ICT से क्या आशय है? अगला प्रश्न क्या है? ICT से क्या आशय है? तो ICT का मतलब है सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी। ICT का उपयोग रहता है प्रदत्त विश्लेषण में, जो जानकारी हमें मिली है उनको अच्छे प्रकार से समझने में, एनालिसिस करने में, विश्लेषण करने में। तो ये बात ध्यान रखना है ICT के उपयोग के बारे में। शिक्षा में कंप्यूटर का उपयोग, तो ये हमने अभी पढ़ा। शोध कार्य में खोज करने के लिए, खोज के उपकरण के रूप में, शिक्षण और अधिगम मशीन के रूप में, और प्रबंधन मैनेजमेंट के उपकरण के रूप में। तो शिक्षा में कंप्यूटर का उपयोग यहाँ पर रहता है। शैक्षिक तकनीकी जिसका उद्गम भौतिक विज्ञान और अभियांत्रिकी से है, तो शैक्षिक तकनीकी से है, और हार्डवेयर उपागम में भी काम आता है। और संप्रेषण कम्युनिकेशन की बात करें तो एक तो अभिप्रेरणा में, एक सूचना का आदान प्रदान करने में, शिक्षा और प्रशिक्षण में संप्रेषण कम्युनिकेशन हमारे काम आता है। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन कहलाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन ये कहलाता है। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन। और वाईफाई से क्या तात्पर्य है? वेब फैक्ट्री। थोड़ा सा ऐसे करेक्ट कर लीजिए, वेब फैक्ट्री नहीं होगा, यहाँ पर होगा वायरलेस फिडेलिटी वाईफाई का पूरा नाम। सूचना संप्रेषण तकनीकी किसे कहेंगे? विद्यार्थियों की अभिप्रेरणा बढ़ाती है, विद्यार्थियों में निष्पत्ति बढ़ाती है, उच्च स्तरीय चिंतन को प्रोत्साहित भी करती है। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण। फायरवॉल का प्रयोग नेटवर्क को बाह्य आक्रमण से बचाने में करते हैं। बात करें वायरस से बचाने में इनमें, तो कंप्यूटर का जो नेटवर्क है इसको बाह्य आक्रमण से बचाने के लिए फायरवॉल काम में लेते हैं। ऑप्टिकल संग्रहण डिवाइस है, तो ऑप्टिकल संग्रहण डिवाइस है DVD। सूचना और संप्रेषण तकनीकी की शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य लक्ष्य कौन कौन से हैं? पहला लक्ष्य है शिक्षा और अनुसंधान जनित विषय सामग्री का आधिकारिक संचार करना, वर्तमान पीढ़ी को साइबर शिक्षा में भली भांति प्रतिस्थापित करना, डिजिटल पुस्तकालय स्थापित करना। तो ये क्या है? सूचना संप्रेषण तकनीकी यानी कि ICT के शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य लक्ष्य हैं। शिक्षा में सूचना संप्रेषण तकनीकी की आवश्यकता क्यों है? इस बारे में जानना है कि शिक्षा की मांग की पूर्ति हेतु, विद्यार्थियों की आवश्यकता अनुसार विषय वस्तु करने हेतु, अध्ययन अध्यापन को अधिक सरल बनाने हेतु शिक्षा में ICT की आवश्यकता है। कंप्यूटर में मुख्य कार्य प्रदत्त संकलन, प्रदत्त संचयन और प्रदत्त प्रोसेसिंग के कंप्यूटर के मुख्य कार्य क्या है? संकलन करना, संचय करना और प्रोसेसिंग भी करना। तो ये सारे काम कंप्यूटर के हैं। कंप्यूटर कार्यक्रम के चरण कौन कौन से हैं? तो समस्या की सूची बनाना, समस्या को चरणबद्ध करना, रेखाचित्र द्वारा विस्तार से चरण स्पष्ट करना। तो ये सारे कंप्यूटर कार्यक्रम के मुख्य चरण रहेंगे। अगला प्रश्न कंप्यूटर से संबंधित शब्दावली है। सॉफ्टवेयर पैकेज, परिचालन पद्धति, रीड ओनली मेमोरी। क्या है? कंप्यूटर से संबंधित शब्दावली क्या है? रीड ओनली मेमोरी है, डिजिटल सामान सारा। तो सॉफ्टवेयर पैकेज, परिचालन पद्धति और रीड ओनली मेमोरी। सूचना संप्रेषण तकनीकी के मुख्य कार्य सूचनाओं का संग्रहण करना, सूचनाओं का संप्रेषण करना, हस्तांतरण करना, सूचनाओं का पुनर्उत्पादन करना। ये सारे काम क्या है? ICT के। और शिक्षा में सूचना संप्रेषण तकनीकी का प्रयोग की बात करें तो संसाधनों की सहभागिता में सूचना संप्रेषण तकनीकी का प्रयोग, शिक्षकों की व्यावसायिक प्रगति में सूचना संप्रेषण तकनीकी का प्रयोग। इंटरनेट अन्वेषक है तो ब्राउज़र का अन्वेषक है। संप्रेषण चक्र का सही जो स्वरूप है वो रहेगा प्रेषक से संदेश और संदेश से ग्रहीता तक और फिर प्रतिपुष्टि करी जाएगी। तो ये इसका एक क्रम रहता है, स्वरूप रहता है। अगला प्रश्न, प्रच्छा प्रतिमान का विकास किया था तो सचमैन ने। प्रच्छा प्रतिमान का विकास किया था सचमैन ने किया था। संप्रेषण माध्यम है रेडियो, टेलीविज़न, वीडियो टेप आदि क्या है? कम्युनिकेशन के माध्यम है। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन के लिए जिस विशेषज्ञ की आवश्यकता है वह है कंप्यूटर अभियंता। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन के लिए
कंप्यूटर अभियंता अनुदेशक जो विशेषज्ञ हैं इनकी आवश्यकता रहती है। कंप्यूटर अभियंता की विगत 30 वर्षों से विद्यार्थियों में तकनीकी के महत्व को किस क्रम में सम्मिलित किया गया है, वह है कार्यक्रमीकरण, कंप्यूटर सहायता, प्राप्त अनुदेशन, अनुप्रयोग और एकीकरण। ये सारे काम ध्यान रखने हैं। संप्रेषण का कार्य, सूचना का आदान प्रदान, शिक्षा, प्रशिक्षण, अभिप्रेरणा। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, रिपीट हुआ प्रश्न। इसके बाद में बात करते हैं अगला प्रश्न, कंप्यूटर की विशेषता क्या है? गति, संभरण, परिशुद्धता। कंप्यूटर सह अधिगम की विशेषता है तो विद्यार्थी अपनी गति से सीखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम फायरफॉक्स, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है यहाँ पर पूछ रहा है, तो फायरफॉक्स नहीं है। क्या है? इस प्रश्न को आप डिलीट कर दीजिए, कुछ समझ से बाहर है। सारे 4 ऑप्शन देखने के बाद में ही प्रश्न समझ में आए तो थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूजन है। एक गणित के अध्यापक द्वारा अपने विद्यार्थियों की अध्ययन आवश्यकताओं के मूल्यांकन तथा निदान हेतु उनकी प्रगति के आकलन हेतु कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, उसे कहते हैं कंप्यूटर सहायता प्राप्त अनुदेशन, CAI उसे कहते हैं। कंप्यूटर एवं संचार प्रौद्योगिकी का कार्य क्या है? सूचनाओं का पुनर्उत्पादन। MIS का पूर्ण रूप, MIS की फुल फॉर्म है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। रोम के संदर्भ में सही क्रम है तो रोम का फुल फॉर्म हमें पूछा है रीड ओनली मेमोरी। अब काफ़ी सारे ऐसे जो प्रश्न रहेंगे, रिवीजन भी आपका इनसे हो जा रहा है। और यहाँ पर अगला प्रश्न है अशाब्दिक संप्रेषण का उदाहरण है तो छूना क्या है? अशाब्दिक रहेगा। यहाँ पर ऑप्शन जब आप इन प्रश्नों के देखेंगे तब आपको ठीक से समझ में आएगा। अभी 1 लाइनर फॉर्मेट में है तो कुछ प्रश्न आपको हो सकता है उतना अच्छे से समझ में ना आए, थोड़ा सा आप इन्हें इग्नोर करेंगे। बाकी जो कुछ फुल फॉर्म वाले हैं या पारिभाषिक तौर पर है या किसी आविष्कारक या जनक के बारे में बात हो रही है तो उन पर आप थोड़ा सा अपना फोकस बनाएंगे। जो ऐसे प्रश्न हैं तो ये आप ऑप्शन देख करके ही आंसर अपना निकाल पाएंगे, उनको ऑप्शंस को एलिमिनेट करके, तो वो आप इजीली वहाँ से चेकआउट कर पाएंगे, कोई दिक्कत समस्या नहीं आएगी। अगला प्रश्न है इंटरनेट क्या है? तो प्रोटोकॉल नेटवर्किंग को इंटरनेट कहेंगे। संकेत संप्रेषण का साधन है, मुख्यतः संकेतों में हम सम्मिलित कर सकते हैं तो बोले गए शब्दों को भी संकेत हम कह सकते हैं। तो ये ऑप्शन आप जब देखेंगे इनके तो थोड़ा सा और अच्छे से आपको समझ में आएगा। अभी एक सिर्फ एक बात यहाँ पर हो रही है तो उतना अच्छे से ये रिलेट नहीं कर पा रहा है। जब अलग जो 3 नेगेटिव ऑप्शन आएंगे फिर एक पॉजिटिव ऑप्शन दिखेगा, देन तब ये एक ठीक आंसर निकल करके आएगा। अगला प्रश्न, रेडियो, टेलीविजन और टेप रिकॉर्डर की सहायता से एक शिक्षक हर एक विद्यार्थी के द्वारा कम लागत में पहुंच हर एक विद्यार्थी के द्वार पर कम लागत में पहुंच सकता है। यह कथन किस उपागम की ओर संकेत करता है? तो इंटीग्रेटेड उपागम की ओर ये इशारा करता है, ऑनलाइन स्टडी की ओर इशारा करता है। अगला प्रश्न, श्रव्य दृश्य सामग्री बहुविकल्पीय अधिगम संरचना को सुगम बनाने का अच्छा उदाहरण है तो टेलीविजन श्रव्य दृश्य सामग्री का उदाहरण है। ऑप्शन से ये प्रश्न भी एक ठीक होगा। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी से तात्पर्य क्या है? सूचना भेजने में इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों का उपयोग करना। अगला प्रश्न, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहेंगे? तो CPU को कहेंगे। शैक्षिक तकनीकी में अदा यानी कि इनपुट सामान्यतः देता है तो शिक्षक देता है। शैक्षिक तकनीकी में इनपुट जो देता है आपको तो शिक्षक हमें सिखाता है, हमें बताता है, सारी जानकारियों के बारे में अवगत करवाता है तो शिक्षक हमें इनपुट देता है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर के कक्षा कक्ष उपयोगी है? कंप्यूटर का कक्षा कक्ष उपयोगी है कंप्यूटर आधारित अनुदेशन में, प्रदत्त विश्लेषण और संगणन में और कंप्यूटर अनुरूपीकरण प्रयोग के अंतर्गत। अगला प्रश्न, इसके बाद में कंप्यूटर की जिस इकाई में जटिल गणनाएं करने की क्षमता होती है तो उसे केंद्रीय प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई कहते हैं। जब कोई विद्यार्थी एक ऐसे कंप्यूटर के साथ में अंतःक्रिया करता है जो स्वयं ही अधिगम सामग्री से परिपूर्ण है तो वह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? तो कंप्यूटर सह अधिगम कहलाएगी। सॉफ्टवेयर तकनीकी के प्रतिपादक हैं, सॉफ्टवेयर तकनीकी के प्रतिपादक तो BF स्किनर। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सम्मिलित है तो ऑनलाइन है, ऑनलाइन स्टडी। ये कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो 4 ऑप्शन आप जब देखेंगे देन तब इसका ठीक से आंसर निकल के आएगा। 3 नेगेटिव में आएंगे तो उस प्रकार से ये है सीखना, वेब बेस्ड सीखना, एडुसेट के माध्यम से सीखना। तो ये ICT के सारे उदाहरण आप देखेंगे कि ICT से बेनिफिट्स कार्य जो उसके हैं। ईमेल भेजने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? तो मॉडेम और टेलीफोन लाइन आपके पास में होनी चाहिए, इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए, मेल प्राप्त करने वाले का ईमेल पता भी आपको होना चाहिए, देन तब आप एक ईमेल भेज सकते हैं और आपका खुद का भी ईमेल अकाउंट होना चाहिए। ये सारे काम आपको ध्यान रखने हैं। डाटा का उदाहरण है तो विद्यार्थियों के नाम, रोल नंबर, अकाउंट नंबर, फ़ोन नंबर, ये सारे क्या है? डाटा है, रिकॉर्ड एक तरीके से कहें।
इसके बाद में अगला प्रश्न, संप्रेषण विचार विनिमय के मूड में विचारों और भावनाओं को जानने और समझने की प्रक्रिया है। यह परिभाषा किसने दी है? तो एडगर डेल द्वारा यह परिभाषा दी गई है कि संप्रेषण जो कम्युनिकेशन है, जो विचार विनिमय के मूड में विचारों और भावनाओं को जानने और समझने का, एक दूसरे से साझा करने का ये एक प्रक्रिया है। तो ये एडगर डेल के शब्द रहे हैं, तो ये परिभाषा भी ध्यान रखनी है। एक ऐसी अनुदेशन तकनीक या फिर विधि जिसके अंतर्गत विद्यार्थी तथा कंप्यूटर संयंत्र जिसमें वांछित अनुदेशात्मक सामग्री रहती है, इसके बीच प्रयोजनपूर्ण अंतःक्रिया चलती रहती है, इसे क्या कहेंगे? कंप्यूटर सहायक अनुदेशन कहेंगे। इसमें क्या रहता है कि कंप्यूटर की तकनीक काम में आती है, विधियां, और इनके अंतर्गत विद्यार्थी और कंप्यूटर वांछित अनुदेशात्मक सामग्री के साथ में अपनी जो अंतःक्रिया है वो चलती रहती है, कम्युनिकेशन एक इनके बीच में चलता रहता है। तो कंप्यूटर सहायक अनुदेशन रहता है, कंप्यूटर की सहायता से सीखना एक तरीके से हम इन्हें कह सकते हैं। अगला प्रश्न, सूचना प्रक्रिया स्रोत प्रतिमान है तो प्रगति संगठनात्मक प्रतिमान। रैम से तात्पर्य है तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। यूआरएल की बात करें तो यूआरएल क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब के एक पेज का पता इसे कहेंगे, यूआरएल को लिंक जिसे कहेंगे। सहयोगात्मक अधिगम आयोजित किया जाता है तो कक्षा कक्ष में परिस्थितियों में, कक्षा कक्ष की परिस्थितियों में, कक्षा कक्ष के बाहर की परिस्थितियों में सहयोगात्मक अधिगम आयोजित किया जाता है। कंप्यूटर के जनक का नाम दोबारा से ये रिपीट हो गया है, चार्ल्स बेबेज नाम ध्यान रखना है। आउटपुट डिवाइस मॉनिटर, लिंग्वाफोन का उदाहरण है श्रव्य सामग्री। आईसीटी से अभिप्राय है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। शैक्षिक तकनीकी जिसका उद्गम भौतिक विज्ञान अभियांत्रिकी से है तो शैक्षिक तकनीकी और कठोर उपागम। सॉफ्टवेयर के समूह है तो एमएस वर्ड, फोटोशॉप, एमएस एक्सेल, जो प्रोग्राम है अलग अलग ऐप या फिर इंटरनेट पर वेबसाइट वगैरह, फाइल्स वगैरह, पीपीटी, सारे क्या है? सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। इसके बाद में बात करें कंप्यूटर के कीबोर्ड में कीज़ की संख्या होती है तो 108 कीज़ होती हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा तकनीकी को 3 भागों में किसने बांटा है? लुम्सडेन ने बांटा है। हार्डवेयर का समूह है स्कैनर, मॉनिटर, माउस, प्रोसेसर, ये सारे काम क्या है? हार्डवेयर के हैं। और जो बात करें सॉफ्टवेयर की तो अंदर जो कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम्स हैं, पीपीटी है, जो भी डॉक्यूमेंट सारे, तो वो एक सॉफ्टवेयर के रूप में है। प्रक्रिया सामग्री या सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, हम अनुदेशन को भी ले सकते हैं। कंप्यूटर सहायक अधिगम की मुख्य सीमा क्या है? भाषा क्षमता। कंप्यूटर का एफटीपी से तात्पर्य क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहेंगे। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? टिम बर्नर्स-ली ने किया। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर विकसित किए थे 1956 से 65 के बीच। संप्रेषण विचार विनिमय के मूड में विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने और समझने की प्रक्रिया, ये परिभाषा किसने दी है? तो एडगर डेल ने यह परिभाषा दी है। उपग्रह आधारित सूचना तकनीकी के द्वारा अंतःक्रिया स्थापित करने में दो तरफा की जाने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? टेली कॉन्फ्रेंसिंग कहलाती है। और वह तकनीकी जो वीडियो और सीडी रोम को 3 आयामी प्रस्तुतिकरण में जोड़ती है, डिजिटल वीडियो अंतःक्रिया कहलाती है। और अगला प्रश्न, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन की शुरुआत कब हुई? तो 1960 के दशक में हुई। कंप्यूटर कुंजी पटल कीबोर्ड की कुंजी उत्पन्न करती है। अनुदेशन कूट एक मैसेज देती है, एक कमांड देती है। इसके बाद में अगला प्रश्न, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन में निहित मूल मान्यता या मान्यताएं हैं। बहुत से विद्यार्थियों को एक ही समय में अनुदेशन प्रदान करना, तो एक साथ कई सारे विद्यार्थियों को पढ़ाया जा सकता है। विधि तकनीकों के प्रयोग में विविधता ला सकते हैं। अलग अलग फंक्शंस हम काम में ले सकते हैं एक ही साथ, मल्टीपल उसमें विंडोज़ ओपन करके, और विद्यार्थियों की कार्यक्षमता और को ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और उनकी स्पीड को काफ़ी इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये बात है। छात्र जब कंप्यूटर द्वारा कार्य कर रहे होते हैं तब कंप्यूटर प्रोग्रामों और सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए स्मृति का प्रयोग करता है। यह स्मृति को क्या कहते हैं? रैम कहते हैं। जो भी काम कंप्यूटर में हो रहा है तो उनका एक रिकॉर्ड रखना, उसकी हिस्ट्री रखना, तो वो रैम के अंतर्गत रहता है। इंटरनेट सेवा का उपयोग करने पर www अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब ये रहती है, एक एड्रेस रहता है, यूआरएल के अंतर्गत आता है। आईसीटी का शिक्षा से प्रभावित रहता है तो कंप्यूटर शिक्षण, कंप्यूटर के प्रोग्राम, कंप्यूटर से सारी शिक्षा ये रहती है, तो शिक्षा ये प्रभावित होती है आईसीटी से। बात करें अगले प्रश्न को लेकर के तो सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट साइट SITE शुरू किया था तो 1 अगस्त 1975 को शुरू हुआ। ईमेल का पूरा नाम तो इलेक्ट्रॉनिक मेल। सूचना और प्रौद्योगिकी सम्मिलित हैं ऑनलाइन सिखाने से, एडुसेट के माध्यम से सिखाने से, और वेब बेस्ड सीखने को लेकर के ये सूचना और प्रौद्योगिकी सम्मिलित है। आईसीटी का सह शिक्षण विधि प्रयुक्त करने पर तो अध्यापक की भूमिका सुविधा प्रदाता के रूप में ही रहती है।
तो आईसीटी से अगर इलेक्ट्रॉनिक तौर पर जैसे मैं अगर काम कर रहा हूँ आपके लिए, तो मेरी एक सिर्फ सुविधा प्रदाता के रूप में काम है, बाकी सारा काम ऑनलाइन हो रहा है, ऑनलाइन आप पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन में पढ़ा रहा हूँ, तो वो सारी चीज़ें रहती है। भारत में इंटरनेट प्रारंभ हुआ तो 15 अगस्त 1995 को भारत में इंटरनेट प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न, हार्डवेयर उपागम आधार है तो अप्लाइड इंजीनियरिंग पर आधारित है। कंप्यूटर से संबंधित कार्यों में प्रयोग हेतु यूएसबी का पूरा नाम यूनिवर्सल सीरियल बस। मेमोरी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को नियंत्रण करता है तो सीपीयू नियंत्रित करता है। एएलयू का अर्थ क्या है तो अल्टरनेट लोड यूनिट। अगला प्रश्न, डाटा पर अंकगणितीय और तार्किक क्रियाएं करना है। एएलयू वह भाग जो कंप्यूटर की वास्तविक गणनाओं जोड़ घटाना गुणा भाग को तुलना का कार्य करता है कहलाता है एएलयू। मेमोरी के अनुक्रम में सबसे ऊंचा स्थान होता है रजिस्टर करने को लेकर के। सीयू का पूरा नाम है कंट्रोल यूनिट। मेमोरी और एएलयू के मध्य का डाटा आदान प्रदान किससे होता है, सीपीयू से होता है। डाटा निर्देशों और परिणामों को आउटपुट के लिए संग्रह करके रखना क्या कहलाता है, मेमोरी में रखते हैं, मेमोरी कहलाता है। कंप्यूटर के मुख्य मेमोरी के भाग हैं रैम और रोम। कंप्यूटर के मुख्य मेमोरी के रूप में हम जानते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी को हम जानते हैं। रैम को वोलेटाइल भी कहते हैं। रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी, और वह स्थायी मेमोरी जिसमें कंप्यूटर के निर्माण के समय प्रोग्राम फिक्स करते हैं, संग्रहित करते हैं, और उस मेमोरी में संग्रहित जो प्रोग्राम हैं उनको नष्ट नहीं करा जा सकता है, तो उसमें रोम में रहता है। रोम के प्रोग्राम हम नष्ट नहीं कर सकते हैं। और आरओएम जो रीड ओनली मेमोरी है, ये मेमोरी सर्किटरी का एक प्रकार है जो कंप्यूटर के यूजर्स स्टार्टअप रूटीन को धारण करता है। ऐसा रोम जिसमें आवश्यकता होने पर विशेष उपकरणों द्वारा प्रोग्राम संग्रहित कर लें और उन्हें कभी मिटाया नहीं जा सकता है, तो वो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम इस तरह से कहेंगे। वास्तविक मेमोरी है अति विस्तृत मुख्य मेमोरी का भ्रम। और फाइल सिस्टम स्थायी रूप से मेमोरी में संग्रह होता है, सेकेंडरी मेमोरी में संग्रहित होता है। एक हार्ड डिस्क ट्रैक्स में विभाजित होती है जिसे उपविभाजित किया जाता है सेक्टर्स में। और एक नए लैपटॉप का निर्माण किया गया है जिसका भार कम है और अधिक लघु है और अपने पूर्ववर्ती मॉडल्स की तुलना में कम बिजली का उपयोग करता है। इसको बनाने में जिस प्रौद्योगिकी का उपयोग हुआ है तो उसे सॉलिड स्टेट हाई ड्राइव कहेंगे। अगला प्रश्न, सीडी रोम में फाइल को कॉपी करने की प्रक्रिया बर्निंग जिम्पिंग कहलाती है। डीवीडी प्रौद्योगिकी में डिजिटल डाटा के भंडारण के लिए ऑप्टिकल मीडिया का उपयोग किया जाता है। डीवीडी परिवर्णी है तो डिजिटल वंसेडाइल डिस्क कहेंगे। ब्लू रे डिस्क का प्रयोग किया जाता है तो प्लेस्टेशन 3। एक कंप्यूटर में एक बाइट में सामान्यतः शामिल होते हैं तो 8 बिट्स रहते हैं। 1 गीगाबाइट के बराबर होता है तो 1024 मेगाबाइट होता है। 1024 जो एमबी डाटा है तो 1 जीबी जो डाटा है, 1 जीबी डाटा 1024 एमबी रहती है। 1 अरब या 1 बिलियन कैरेक्टर्स प्रदर्शित करता है तो गीगाबाइट प्रदर्शित करता है। भंडारण की इकाई के क्रम में बिट, बाइट्स, किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स, गीगाबाइट्स, टेराबाइट्स, ये कुछ उदाहरण हैं भंडारण की इकाई के। और बात करें कंप्यूटर मेमोरी प्रकारों में से उच्चतम और न्यूनतम गति को सूचीबद्ध करता है तो सेकेंडरी स्टोरेज, मेन मेमोरी स्टोरेज की, और कैशे मेमोरी और सीपीयू रजिस्टर्स रहते हैं। एक व्यक्तिगत कंप्यूटर के जिस सर्किट बोर्ड पर बहुत सारे चिप्स लगे होते हैं उसे मदरबोर्ड कहते हैं। कंप्यूटर में सूचना को स्टोर करने के लिए सबसे अच्छा प्रारूप क्या है तो बाइनरी के अंतर्गत स्टोर करेंगे। और अंकीय परिपथों द्वारा सूचना पद्धतियों की मान्यता दी जाती है हेक्साडेसिमल सिस्टम बाइनरी सिस्टम के अंतर्गत। एक हेक्सा डिजिट को निरूपित करते हैं 4 बाइनरी डिजिट के अंतर्गत। दशमलव संख्या 25 का दोहरा समानार्थी बाइनरी 11001 है, ये इस तरह से ध्यान रखेंगे। यदि दाशमिक संख्या 48 का द्विआधारी समतुल्य 1,10,000 है तो दाशमिक संख्या 51 का द्विआधारी समतुल्य 1,10,011 रहेगा। और ASCII एक करेक्टर एनकोडिंग स्कीम है जो व्यक्ति कंप्यूटर द्वारा नियोजित की जाती है ताकि ऐसे विभिन्न कैरेक्टरों, संख्याओं और नियंत्रण कुंजियों को व्यक्त किया जा सके जिसका कंप्यूटर प्रयोक्ता की बोर्ड पर चयन करता है। ASCII के लिए एक एक्रोनिम परिवर्णी है तो सूचना के अंतर विनिमय के लिए अमेरिकी मानक कोड इसे कहेंगे। EBCDIC में कुल कैरेक्टरों को निरूपित किया जा सकता है तो 256। कंप्यूटर में तैयार किए गए प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। मानव और कंप्यूटर के मध्य परस्पर संपर्क रहता है तो सॉफ्टवेयर रहता है।
ऐसे प्रोग्रामों का समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम की क्रियाओं को क्रियान्वित करता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है कि आपको जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं सारे जो भी फैक्ट्स जो मैं बता रहा हूँ, जो भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सारे वन लाइनर फैक्ट्स, ये सारे क्या है सॉफ्टवेयर के अंतर्गत हैं। जब तक कि आपके पास में प्रिंटेड नोट्स नहीं है, आपकी बुक है, तो वो क्या है हार्डवेयर के रूप में है। तो इस तरह से थोड़ा आप समझेंगे। सीपीयू से कंप्यूटर के सभी अंग ऑपरेट होते हैं तथा जिस प्रणाली से यह काम होता है उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम उपभोक्ता और हार्डवेयर के बीच में एक मध्यस्थ की तरह काम करता है। कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहलाता है, तो उसे डोस कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में एक से अधिक कार्य करने वाली क्षमता होती है, तो बैच प्रोसेसिंग होती है। मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है तो टाइम शेयरिंग। जब कंप्यूटर बूटिंग कर रहा हो तो मेमोरी में BIOS द्वारा लोड लिया जा रहा होता है, तो रैम लोड लेती है। और ऐसे प्रोग्राम जो कंप्यूटर सिस्टम और उसके विभिन्न भागों का रखरखाव करते हैं तो उन्हें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। और डिस्क क्लीनर्स उन फाइलों को ढूंढ करके डिलीट करता है जिनका बहुत समय से उपयोग नहीं हुआ है, तो वो एक टास्क के रूप में पड़े रहते हैं, तो उनको क्लीन करने का काम करता है डिस्क क्लीनर। एंटीवायरस का उदाहरण है तो सिस्टम यूटिलीज यहाँ पर एंटीवायरस का उदाहरण है। MS वर्ड उदाहरण है, टेक्स्ट एडिटर का MS वर्ड उदाहरण है। ऐसे अनेक ऐसे अनेक प्रोग्रामों के समूह हैं जो एक निश्चित कार्य करते हैं, कहलाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, जो कि एक निश्चित काम के लिए रहते हैं। जैसे कोर्सेज का ऐप है। IT का अर्थ है तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। NMEICT का अर्थ क्या है तो नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT। एक ऐसा यंत्र जो सूचनाओं को एकत्रित करके उन्हें आवश्यकता पड़ने पर सुनियोजित ढंग से व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करे, तो वो कंप्यूटर कहलाता है। चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन का जो विकसित रूप तैयार किया है तो उसे एनालिटिक इंजन कहते हैं। प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर ENIAC मार्क 1। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मशीनी भाषा का उपयोग करके प्रोग्रामिंग की जाती थी। कंप्यूटर के IC चिप्स के उत्पादन के लिए सिलिकॉन की आवश्यकता थी। ये कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। आगे बात करें चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों का मुख्य उपकरण तो माइक्रो प्रोसेसर। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों का उपयोग तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। वे कंप्यूटर जो एक डेस्क पर अथवा एक ब्रीफ केस में भी रखे जा सकते हैं, तो उन्हें माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर तो आल्टेयर 88,000 8800 इस तरह से नाम ध्यान रखेंगे। PC पर्सनल कंप्यूटर श्रेणी के कंप्यूटर से संबंधित है, तो माइक्रो कंप्यूटर उसे कहेंगे पर्सनल कंप्यूटर। अगला प्रश्न है वे कंप्यूटर जो मध्यम आकार के होते हैं परंतु माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक कार्य क्षमता वाले होते हैं, तो उन्हें मिनी कंप्यूटर कहते हैं। एक कंप्यूटर जिसे पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं माना जाता है वह कंप्यूटर क्या है? मिनी कंप्यूटर होगा। मेन फ्रेम कंप्यूटर का उदाहरण है तो ICL 39 श्रृंखला इसके अंतर्गत आएगा। और वे कंप्यूटर जो सबसे अधिक संग्रह क्षमता वाले होते हैं तो उन्हें सुपर कंप्यूटर कहते हैं। और ये इनकी क्या रहती है? सबसे अधिक ये गति वाले भी होते हैं। वे कंप्यूटर जो सबसे अधिक संग्रहण क्षमता वाले, बड़ा स्टोरेज उनमें होता है और सबसे अधिक गति वाले भी होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? सुपर कंप्यूटर कहते हैं। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास तो CDEC और सुपर कंप्यूटर के उदाहरण हैं C-Ray 2, C-Ray XMP 24, NEC 500। तो ये कुछ उदाहरण हैं। वे कंप्यूटर जो भौतिक मात्राओं को माप करके उनके परिमाप को अंक में व्यक्त करते हैं तो क्या कहलाते हैं? एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं। वे कंप्यूटर जिनमें एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण होते हैं तो उनको हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। वे कंप्यूटर जो डाटा स्वीकार करने के लिए प्रयोग की जाने वाली डिवाइस है। कंप्यूटर में डाटा स्वीकार करने के लिए प्रयोग करे जाने वाली डिवाइस क्या कहेंगे? इनपुट डिवाइस कहेंगे। डाटा केबल रहती है वो। और इनपुट यूनिट के भाग हैं तो कीबोर्ड और माउस जो है इनपुट के लिए रीडायरेक्ट करते हैं, इनपुट का काम करते हैं। इनपुट यूनिट से प्राप्त परिणाम को प्रस्तुत करने के लिए प्रयुक्त डिवाइस को कहते हैं तो आउटपुट डिवाइस कहते हैं। और गूगल, याहू, MSN, नोटकैप, नेविगेटर इत्यादि क्या है? सर्च इंजन ये है। बातचीत चैटिंग के लिए इंस्टेंट मैसेंजर प्रयुक्त होता है तो गूगल टॉक होता है। इंस्टेंट मैसेंजर एप्लीकेशन कौन कौन सी है? तो व्हाट्सएप है, गूगल टॉक है, वाइबर है, अलग अलग ऐप्स हैं। तो और भी आप बात कर सकते हैं, इंस्टा, फेसबुक, अलग अलग ऐप हैं। व्यक्ति को ईमेल द्वारा भेजने के लिए अति आवश्यक है तो ईमेल का एड्रेस अति आवश्यक है कि सामने जिसे हमें ईमेल भेजना है तो उसका एड्रेस भी हमें पता होना चाहिए। ये सारे और ऐसे जो नॉर्मल सवाल है इनको आप ऑप्शन देख करके ही आंसर उनका लगा पाएंगे, तो कोई दिक्कत समस्या रहेगी नहीं।
बाकी जो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं तो उनके ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान रखें। एफटीपी का पूरा नाम तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल स्थानांतरण प्रोटोकॉल भी आप इसे कह सकते हैं। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल प्रत्येक कंप्यूटर के लिए मानक सेट करता है जो कि वेब आधारित सूचनाओं को एक्सेस करती है, तो HTTP ये प्रोटोकॉल रहता है। इंट्रानेट एक संगठन के अंतर्गत निजी कंप्यूटर नेटवर्कों का समूह को इंट्रानेट कहते हैं। उपलब्ध संसाधनों को मल्टीमीडिया इंटरफेस प्रदान करने वाली इंटरनेट सेवा को वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। मल्टीमीडिया इंटरफेस प्रदान कौन करता है? वर्ल्ड वाइड वेब। और जिस सॉफ्टवेयर से उपयोगकर्ता इंटरनेट सर्च कर लेते हैं तो उसे ब्राउज़र कहते हैं। प्रथम वेब ब्राउज़र है नेटस्केप। वेब पृष्ठ पते जैसे एड्रेस के लिए काम आता है तो URL काम आता है, लिंक काम आता है। URL क्या है? किसी भी डॉक्यूमेंट या पेज का www पर एड्रेस www.com इस तरह से वेबसाइट जो होती है ना, तो वो एड्रेस क्या रहता है? किसी भी डॉक्यूमेंट या पेज का लिंक रहता है, URL रहता है। अगला प्रश्न है URL में पैरामीटर का होना आवश्यक है, तो प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर और www और अद्वितीय डोमेन नेम ये रहता है, तो पैरामीटर होना आवश्यक रहता है। तो ये उदाहरण है पैरामीटर्स के। ईमेल एड्रेस में दो भाग होते हैं, पहला भाग यूजर नेम का होता है, दूसरे भाग में @ के द्वारा अलग रहता है, और उसमें दूसरा भाग क्या होता है? डोमेन नेम का रहता है दूसरा भाग। डोमेनों में जैसे अनुलाभकारी व्यापार हेतु प्रयोग किया जाता है तो COM काम आता है .com, तो डोमेन ये रहता है। डोमेन नेम के अंतिम 3 अक्षर दर्शाते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन को दर्शाते हैं कि किस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत वो हैं, जैसे .com या फिर .net, इस तरह से अलग अलग जो वेबसाइट आती है .nic .in इस तरह से अलग अलग रहती है ना, तो वो यहाँ पर दर्शाते हैं इनके ऑर्गेनाइजेशन को। कम्युनिकेशन की उत्पत्ति हुई है तो कम्युनिस्ट और कम्युनिकेटर शब्दों से मिलकर के कम्युनिकेशन की उत्पत्ति हुई है। संचार मीडिया के प्रकार हैं तो 2 प्रकार हैं संचार मीडिया के। कोएक्सियल केबल उदाहरण है तो गाइडेड के। वह डिवाइस जो केबल के प्रयोग के बिना नेटवर्क से कनेक्ट कर देती है तो वायरलेस हो जाता है, बिना केबल के ही अगर हम नेटवर्क से कनेक्ट कर लेते हैं तो वो क्या है? वायरलेस कनेक्शन होगा। मीडिया में डाटा का प्रवाह तरंगों के माध्यम से होता है, तो या फिर क्या है? ये वायरलेस है या अनगाइडेड ही रहेगा। वायरलेस कनेक्शन बिना केबल सिर्फ तरंगों के माध्यम से होता है। नए माध्यम जैसे कि कंप्यूटर, टेलीशॉपिंग, इंटरनेट और मोबाइल टेलीफोन के माध्यम से संप्रेषण को कहते हैं तो कम्युनिटेरियन कहेंगे। नेटवर्क को कहा जाता है तो इंटरनेट कहते हैं। कंप्यूटरों के परस्पर संयोजन से बना एक संचार जाल इंटरनेट कहलाता है। टेलीफोन लाइन की सहायता से इंटरनेट से जुड़ने का एक माध्यम है तो डायल अप की सहायता से जुड़ सकते हैं। वाईफाई का पूरा नाम वायरलेस फिडेलिटी। इंटरनेट पर प्रयुक्त होने वाला मानक प्रोटोकॉल क्या है? TCP या IP एड्रेस उसे कहेंगे। कंप्यूटर सिक्योरिटी के नाम से जाना जाता है तो IT सिक्योरिटी इसे कहेंगे। नेटवर्क के आर पार ट्रांसमिशन के लिए आंकड़ों को कूटबद्ध कराना कहलाता है तो वो क्या कहलाता है? कोडिंग कहलाती है। नेटवर्क के आर पार ट्रांसमिशन के लिए आंकड़ों को कूटबद्ध करना, कोड करना कोडिंग कहलाता है। फाइल को इनक्रिप्शन करने का मुख्य कारण क्या है? तो फाइल के जो संचरण है उसको सुरक्षित करना, फाइल को इनक्रिप्ट करना। और जो शब्द वायरसों, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्स, अटैक एप्लेट तथा अटैक स्क्रिप्ट को वर्णित करता है तो वह क्या है? वायरस है जो कि अपने काम को बाधित करता है। अनैच्छिक प्राप्त आए मेल क्या कहलाते हैं? तो स्पैम मेल कहलाते हैं। एडवर्टाइजमेंट को स्वतः ही टुकड़े टुकड़े स्क्रीन पर दिखाना हैकिंग कहलाता है। एक एंटीवायरस क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंटीवायरस हो सकता है। कंप्यूटर नेटवर्क को बाह्य आक्रमण से बचाने के लिए फायरवॉल काम आता है। फायरवॉल 2 प्रकार के होते हैं। ICT के ये कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर्स रहे हैं। आई होप आपको ज़रूर आपकी तैयारी में इनसे मदद मिली होगी। कोई भी आपके डाउट्स रहता है इसके रिगार्डिंग तो कमेंट्स में बताएंगे। कुछ जगह पर ज़रूर मिस्टेक रही है, कुछ आपके क्वेश्चन समझने में नहीं आए हैं, तो वो उसका एक सीधा सा रीज़न है कि आप जब 4 ऑप्शन साथ में देखेंगे देन तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। कुछ भी कहीं पर भी कोई मिस्टेक रही है देन आप कमेंट में बताएंगे, मैं उसका रिप्लाई देकर के आपके डाउट्स को दूर करने की कोशिश करूंगा। और अगर आप ऐसी और क्लासेस चाहते हैं तो कमेंट में उसके बारे में भी बताएंगे। जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें रीटमेंट से जुड़ी नई अपडेट्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।